दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कौन सी बात कहाँ कही जाती है, यदि सलीका हो तो सुनी जाती है। ये किसी मशहूर शायर ने कहा था, किंतु यकीनन कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी बात को और जनता की आवाज को सही समय से और सलीके के साथ समय समय पर उठाया है। लेकिन ये देश विपक्ष को कहां सुन रहा है। यह देश तो केवल साहिब हिंद के और उनके अनारकली मीडिया की बात को ही केवल सुन रहा है। साहिब हिंद ने, चाहे वो लाल किला का प्राचीर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे कोई चुनावी सभा हो, लगातार झूठ बोला है और उनके प्रमाणित खुलेआम और सफेद झूठ को ये अनारकली मीडिया यानी गोदी मीडिया ने जिस तरीके से बार बार फ्लैश करके और उसको रात दिन उसी चीज को दोहरा दोहरा करके और आपको मनवा के ही छोड़ा है, उसको आज हमारा देश सुन रहा है। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानने वाले। हम बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमारे राष्ट्रवाद में द पीपल ऑफ इंडिया भी आता है, यानी भारत के लोग भी हमारे राष्ट्रवाद में शामिल हैं, जो कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और इस गोदी मीडिया के राष्ट्रवाद में शामिल नहीं है। उन लोगों के लिए हम बोलते हैं और उन लोगों के लिए हम बोलेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी बोलिए। जितना कुछ इस देश में हो रहा है और जिस तरीके से जनता आज महज एक शतरंज का प्यादा बन गई रह गई है, अगर ऐसी स्थिति किसी दूसरे देश में आई होती तो यकीन मानिए कि उस देश की पूरी जनता आज सड़कों पे होती। लेकिन आज दुर्भाग्य से हमारे देश के लोग प्रमाणित रूप से झूठ देखते हैं, सुनते हैं, कहते भी हैं, लेकिन अपने दिमाग पर और अपने आंख में एक और काली पट्टी की परत चढ़ा लेते हैं और अनदेखा कर देते हैं। फिर भी पता नहीं ये मैं कैसे इस बात को डिफाइन करूं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि साथियों बोलिए, क्योंकि वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र बर्बाद हो जाता है जहां समझदार बोलना बंद कर देते हैं और नासमझ लोग बोलने लगते हैं। साथियों इसलिए बोलिए। आज समय है बोलने का, तो आप चुप हैं। अब बहुत जल्द ही ऐसा समय आने वाला है, अगर आज नहीं बोले तो, कि जब बोलना चाहेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। फिलहाल मैं आज बात करना चाहता हूं कोरोना का, कोविड-19। आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल में जब शुरुआत माना जा सकता है कोविड-19 का हमारे देश में, तब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि पूरे देश से आज हम बहुत पीछे हैं। जो हमारे देश से बड़े बड़े मजबूत देश हैं, उनकी हालत हमसे खराब है। और एक बात और, उसी समय उन्होंने सफेद और प्रमाणित झूठ बोला था। वह यह था कि WHO ने भारत के कदम को सराहा है, जो कि पूरी तरीके से झूठ था। साथियों उस समय WHO ने बिल्कुल ही भारत के कदम को सराहा नहीं था, या अपनी ओर से ऐसा कोई उन्होंने बयान जारी नहीं किया था। बल्कि इंडिया टुडे ग्रुप के किसी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा था WHO से कि आप बताने का कष्ट करें कि यदि भारत जैसे विकासशील देश जिसकी
कम से कम 75% आबादी आज भी गांवों में बसती है और स्वास्थ्य व्यवस्था भी उस तरीके की नहीं है, डेवलप नहीं हो पाई है। ऐसे कंडीशन में अगर भारत में कोरोना पैंडेमिक हो गया तो भारत जैसे देश कैसे निपटेंगे? उसके जवाब में WHO ने कहा था कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। ये अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अगर दुनिया में हमारी ऐसी छवि है तो ये बेहतर है। लेकिन बात जो कही थी WHO ने, ये कही थी, ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस WHO के वेबसाइट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया था उस समय हमारे देश को दिलासा देने के लिए। खैर ठीक है, लेकिन आज जैसा कि आज आप कोविड-19 के संक्रमितों के जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या आपने देखा होगा टीवी अखबारों के माध्यम से कि आज 27 लाख संक्रमित आज हमारे देश में उसको भी पार कर गए हैं। यानी और अगर विश्व में वैश्विक क्रम में हम देखा जाए, देशों के क्रम में, तो आज हम संक्रमण के दृष्टि कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिकोण से तीसरे नंबर पे पहुंचे हैं। अमेरिका के बाद ब्राजील और फिर तीसरे नंबर में भारत। कितना अच्छा संयोग है कि 3 राष्ट्राध्यक्ष और शायद दुनिया के लोग, कितना बड़ा संयोग है कि 3 के तीनों अगर देख लिया जाए तो आधे से कम पागल नहीं है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लिया जाए जो सैनिटाइजर को इंजेक्शन में लेकर के शरीर में इंजेक्ट करा करके कोरोना भगाना चाहते हैं। उधर ब्राजील वाले को देख लीजिए, बोल्सोनारो क्या नाम है, हम ना अच्छे से नाम भी नहीं ले पाते उनका, और एक माननीय हमारे साहिब हिंद माननीय नरेंद्र मोदी जी। तीनों एक कैटेगरी के और तीनों घनिष्ठ मित्र और तीनों कोविड के क्रम में संक्रमण के दृष्टिकोण से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। लेकिन आज जब ये कंडीशन आ गई है तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, ये तब है 27 लाख से पार आज कोविड के मरीज हमारे देश में तब गए हैं जबकि हमारे यहां की जांच अभी 1 से 1.25% है। टोटल जनसंख्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं, 135 करोड़ जनसंख्या है और 27 लाखों का टेस्ट, 27 लोग अभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोगों का केवल टेस्ट हो पाया है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग कितने प्रतिशत लोगों का परसेंटेज क्या है टेस्ट के, जबकि अमेरिका में और ब्राजील में और अन्य देशों में लगभग यह 16 से 17% लोगों का टेस्ट हो चुका है। तब ये कंडीशन है। अगर हमारे यहाँ 15 से 16%, 17% तक टेस्ट होते, यानी उनके टेस्ट के बराबर हमारे यहाँ भी टेस्ट हुए होते, तो शायद हम इतने आगे कब से पहुंच चुके होते कि कोई भी देश हमारे आसपास होता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री को यह गंभीर समस्या नहीं दिखी। उनके हिसाब से यह समस्या गंभीर नहीं है। कोरोना को लेकर के आप आत्मनिर्भर बनो, मरो या जियो, उनसे मतलब नहीं है। उन्होंने अब कह दिया, पहले कहते थे कि अभी संक्रमण की स्थिति अन्य देशों से हमारे यहां बहुत कम है, इसमें खुश थे। अब उनका क्या भाषण कहना है, अब वो अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं कि अन्य देशों से कम लोग हमारे यहां मर रहे हैं, यानी जितना अन्य देशों में लोग मर रहे हैं उससे कम हमारे यहां लोग मर रहे हैं। इस पे वो संतुष्ट हैं, यानी इंतजार में है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मरने लगे हैं, तब वो मानेंगे कि हाँ कोरोना हमारे यहां फैला हुआ है और उसको गंभीरता से लेंगे। साथियों, लेकिन ये इंतजार भी उनका लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि 1% से 1 से 1.25% टेस्ट में ही, और जो आज की कंडीशन है, जितने मरीज आए हैं, ये भी मान लीजिए आपने देखा होगा इस आंकड़े, आज के आंकड़ों को, कि आज मरने वालों की स्थिति जो है, कोविड-19 से जो मरने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, जो मरीज हैं, उस
क्रम में भी हम पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। पहले स्थान में अमेरिका, दूसरे में ब्राजील, तीसरे में मैक्सिको, जहां पे हम थोड़ा एक देश को अपने आगे पाते हैं, मैक्सिको को। तीसरे स्थान पे मैक्सिको और चौथे स्थान पे भारत है। यानी यहां भी, यानी अब लोग पैंडेमिक के हिसाब से मर भी रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और देश की सरकार के कान पे जू तक नहीं लग रही, इसको वो बड़ी समस्या नहीं मानते हैं। मेरे दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे खराब स्थिति में आज भारत है कोविड-19 को लेकर के। और भारत में यदि देखा जाए तो सबसे खराब पोजीशन मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश की क्यों है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सरकार गिराने से लेकर के और आज तक की स्थिति आप देख लीजिए। आज ही एक रिपोर्ट आई है दैनिक भास्कर में, मुझे लगता थी कि सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल से लेकर के अब तक सरकारी अस्पतालों को दवाओं के लिए राशि नहीं जारी की है। यानी लगभग पिछले 5-6 महीने से सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। दवाओं के लिए सरकार ने राशि जारी नहीं की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी बड़ी महामारी, शायद ये कई सालों के लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी, कई 100 सालों की बात कर लीजिए, और इससे खराब स्थिति शायद ही कभी, भगवान न करे, कभी आए। लेकिन इस कंडीशन में पहले से ही, एक तो हमारे लगभग 14-15 सालों में हमारे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है आप जाकर के देख सकते हैं और महसूस किया होगा आपने। लेकिन इसके बावजूद भी जो दवाएं वहां दी जानी चाहिए, क्योंकि उन दवाओं से वो दवाएं गरीबों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जो सक्षम लोग हैं वो तो सरकारी अस्पताल में जाते ही नहीं है इलाज के लिए। लेकिन जो सरकारी दवाएं हैं वो उनसे गरीब, एक अंतिम सहारा वो होती है गरीबों के लिए। यहाँ तक कह लीजिए कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तक की फैमिली के लोगों के लिए। लेकिन 6 महीने से मध्य प्रदेश की सरकार ने, अगर इस रिपोर्ट को सही माने, तो सरकारी अस्पतालों को 1 पैसे दवाई के लिए नहीं जारी किया है। यहां तक कि जो लगभग 4-5 लाख पेंशनर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उनका 6 सालों से, उनको 6 महीने से उनको दवाई सरकारी अस्पतालों में नहीं दी जा रही है। उनका रजिस्ट्रेशन तक बंद कर दिया गया है। इतनी खराब स्थिति से और खराब अब क्या होगी। वैसे उम्मीद अभी जो सरकार, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे अन्य देश की सरकार हो, जो इनकी तैयारी और जो इनका जो काम है कोविड-19 को लेकर के, जो गंभीरता दिख रही है, ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कंडीशन और खराब हो सकती है। हम सिर्फ इतना निवेदन करना चाहते हैं कि सच को पहचानें। इस सरकार के द्वारा जो भी बोला जाता है, जो भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाता है, माननीय गृह मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला जाता है, उन बातों को, उन आंकड़ों का आप परीक्षण करिए, स्वयं जाकर के परीक्षण करिए। क्योंकि आज डाटा हर जगह उपलब्ध है। यद्यपि सरकार ने बहुत से डाटा छुपाने का भी काम किया, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे तो अन्य जगह से डाटा लगभग उपलब्ध हो जाते हैं। पूरी तरह के तरीके से तो नहीं, लेकिन लगभग उपलब्ध हो जाते हैं। और सही डाटा को पहचानिए, सही चीजों को समझिए और बात को उठाइए, मुद्दे को बोलिए। क्योंकि सवाल पूछना नागरिकता की पहचान है, और जब तक आप सवाल उठाएंगे तभी तक आपकी नागरिकता जीवित रहेगी। अन्यथा आप एक शतरंज के केवल वोट के लिए, इन सरकारों के लिए, वोट के लिए एक पिद्दे बन के रह जाएंगे, एक
क्या कह लीजिए, जो शतरंज का मोहरा होता है वो बन के रह जाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो सुनिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मैं आप सबसे फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि सही बात को समझिए, क्योंकि फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि वो परिवार, समाज और वो राष्ट्र बर्बाद हो जाता है जहां समझदार लोग बोलना बंद कर देते हैं और नासमझ लगातार बोलते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।